Hello dear children, welcome to Happy SST classes with Amin sir. Children, we are discussing about resources and development, lesson number 1 for class 10th geography. Let us start today's topic. Our today's topic is development of resources. Development of resources. Now see children, this is the topic which is again associated with the resources, natural resources especially. Now development of resources means actually preparing the resources or transforming the resources or changing the resources into other things of utilities, other finished products, and those finished products are used by human beings for their survival. The finished products, they are used for various purposes, almost in every sphere of life. Now, how can we define this development of resources? If you will be asked to write about the definition or what is this development of resources, you need to write like this way: changing natural resources into finished products. सिंपलेस्ट वे में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये होगा: changing natural resource into finished products or other things of utilities, we can say also that. और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं transformation of natural resources into other finished products or other things of utilities. तो ये एक ही बात है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास है ये होते हैं रॉ स्टेट में. मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो है वो होते हैं कच्चे रॉ स्टेट में. वी कॉल देम एज दे आर नॉट रेडी टू यूज. देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज in the nature which we cannot use directly. For example, I will take an example from the tree. See, example हम ले लेंगे एक ट्री को. क्या ट्री को हम डायरेक्टली काट के इस्तेमाल करेंगे? अगर जंगल में एक ट्री को काटेंगे तो क्या इसको डायरेक्टली इस्तेमाल हम करेंगे? नहीं. इसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर इसको ले जाके इंडस्ट्रीज में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में चेंज करते हैं अदर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में. जैसे स्पोर्ट्स के लिए बैट बनाना हो, हॉकी बनाना हो, बैडमिंटन रैकेट वगैरह, या बहुत सारी और चीज़ें. फर्नीचर के लिए चेयर, टेबल, डेस्क एंड सो मेनी अदर थिंग्स. कंस्ट्रक्शन के लिए डोर्स, विंडोज और बहुत सारी चीज़ें. उनमें इनको हम चेंज करते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है. डायरेक्टली हम ट्री को लाके क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, उससे उसको रिफाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और उन चीज़ों को लेटर ऑन हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिए. और हम बहुत सारे और मिनरल्स को, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम को या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करके अपने लिए इस्तेमाल करते हैं. तो ये होता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को हम मोस्टली डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं. व्हाट वी डू, वी फर्स्ट प्रोसेस देम, वी रिफाइन देम, चेंज देम इनटू अदर थिंग्स ऑफ यूटिलिटीज एंड देन वी यूज देम. सो दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. हाँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द नेचर विच वी कैन यूज डायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हो गए, कुछ वेजिटेबल्स हो गए, या कुछ और चीज़ें, उनको हम पिकअप करते हैं, सवाश करते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं.
लेकिन मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज स्पेशली द मिनरल्स जिसकी हम बात करते हैं, या बहुत सारे और प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको पहले हमें प्रोसेस करना पड़ता है, उन्हें इस्तेमाल के लायक बनाना पड़ता है, तब जाके हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सो ये चेंजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्स हमारे लिए ज़रूरी है, तो किसी भी डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स हमारे लिए ज़रूरी है। किसी भी प्रोग्रेस के लिए आजकल जो आप एडवांसमेंट देखते हैं पूरी दुनिया में, उसके लिए भी हमें रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ती है। तो इंसान अपनी ह्यूमन बींग्स को, मैंने पहले आपको पढ़ाया, ह्यूमन बींग्स अपनी स्किल इस्तेमाल करती है, अपनी जो टेक्नोलॉजीज नई नई आती हैं उनको इस्तेमाल करता है, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करता है, और नेचुरल रिसोर्सेज को अदर चीज़ों में चेंज करता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाती है और हमारे सर्वाइवल के लिए मुफीद साबित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम मोबाइल की बात करते हैं, 20-25 साल पहले, 20-30 साल पहले तक मोबाइल का कंसेप्ट ही नहीं था किसी को। तो ये भी इंसान ने बनाया, खुद ही नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करके ये मोबाइल बनाया, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ गया है और आजकल हर किसी इंसान की ये ज़रूरत हो गई है और इससे हमारी लाइफ आसान हो जाती है। ठीक है यहाँ तक। तो लेकिन जब ये आजकल के ज़माने में या 100-150 साल पहले तक हर एक नेशन में रेस लग गई रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, हर एक कंट्री चाहती थी कि हम ही आगे जाए, सुपर पावर बनना चाहते थे, अमीर बनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में सब पड़े हैं, सबकी रेस लगी है आगे जाने की। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि हमारे जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसको लार्ज स्केल पे इस्तेमाल करने लगे हर कोई कंट्री। रिसोर्सेज, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको यूज किया गया है एट लार्ज स्केल, क्योंकि हर एक चाहता है कि हम इनको इस्तेमाल करेंगे और तरक्की ज्यादा से ज्यादा करें। लेकिन इस लार्ज स्केल यूज की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो है, इन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ने लगा। ये कोई सोचा ही नहीं, कुछ साल पहले 50-60 साल तक कोई ये सोचा ही नहीं कि जरा हमारे एनवायरनमेंट में तो नहीं नुकसान होता है, ये हमारे रिसोर्सेज खत्म तो नहीं होंगे। ये किसी को कंसेप्ट नहीं था। कंसेप्ट था लोगों को कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है, दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये तो आसानी के साथ मिल जाते हैं, ये तो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब टेक्नोलॉजी आई, लोगों ने रियलाइज किया, बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज ने रियलाइज किया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, रिसोर्सेज तो हमारी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है, ये नेचर में हर जगह अवेलेबल नहीं है, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हर जगह मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो लार्ज स्केल यूज है, तो इसके क्या इफेक्ट्स हो गए? एडवर्स इफेक्ट्स। Adverse effects of large scale use of resources। तो क्या नुकसानात हो गए ये लार्ज स्केल यूज जो किए गए रिसोर्सेज? तो सबसे पहला नुकसान जब हो गया, ये होने लगा डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह ये मौजूद नहीं है, किसी जगह थोड़े हैं, किसी जगह कुछ भी नहीं है, किसी जगह थोड़े ज्यादा है। लेकिन जब इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, बगैर सोचे समझे, लार्ज स्केल पे, तो एक टाइम आएगा कि ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये तो आजकल रियलाइज किया है हर किसी कंट्री ने। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे नेचुरल गैस रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व जो भी है, ये बस कुछ ही 100-150 साल तक रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। या कोल, मिनरल्स, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, दे आर नॉन रिन्यूएबल, जब वो खत्म हो जाएंगे वो बनेंगे ही नहीं। तो इसीलिए डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हो गए बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल यूज ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा नुकसान क्या होने लगा है कि जब
हर एक नेशन इस्तेमाल करने लगा लार्ज स्केल पे रिसोर्सेज। इससे यह क्या हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या हो गया है, हमारा माहौल खराब होने लगा है। जब ज्यादा स्केल पे हमने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, हवा हमारी खराब होने लगी, क्योंकि आजकल करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में इंडस्ट्रीज है हर किसी मुल्क में। वहाँ से धुआं निकलता है, वो हवा में मिक्स हो जाता है तो एयर पोल्यूशन हो जाता है। एयर पोल्यूशन हो जाता है तो इंसान बीमार होने लगते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा इंक्रीज होती है हवा में, हवा कंटेमिनेट हो जाता है, गंदा हो जाता है, जिससे बीमारियाँ पैदा होती है। जितना भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज काम करेंगी, जितना भी रिसोर्सेज ज़्यादा करेंगी, एक और इफेक्ट हो जाएगा, उससे वेस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि इंडस्ट्रीज में जब सामान बनता है, कोई सामान जब इंडस्ट्री में बनता है तो उसके साथ साथ वेस्ट भी प्रोड्यूस ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज में काम हो जाएगा, जितने रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, उनका वेस्ट भी ज़्यादा होगा। तो इंडस्ट्रीज वाले क्या करते हैं, ये वेस्ट इसको थ्रो करते हैं वाटर बॉडीज में, तो पानी गंदा हो जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज भी अपना बहुत सारा मलबा जो बचता है वो भी इंडस्ट्रीज में डालते हैं, उससे हमारी वाटर बॉडीज खराब हो जाती हैं। स्ट्रीम जो नियर में होते हैं गांव वगैरह इंडस्ट्रीज में, तो वो खराब हो जाते हैं। एक्वाटिक लाइफ खराब हो जाती है, मछलियाँ वगैरह जो रहती हैं पानी में, दरियाओं में, झीलों में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, वो बेचारे इफेक्ट उन पे हो जाता है, वो उनकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। लोग जो गांव वगैरह इन तालाबों से, झील्स में या लेक से पानी पीते हैं, वो कंटेमिनेटेड होता है तो बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। ये वेस्ट डालते हैं लैंड पे, तो लैंड की फर्टिलिटी इफेक्ट हो जाती है। धुएं की वजह से एयर पोल्यूशन जो हो जाता है ज़्यादा। तो एक और हमारे पास ये जो नुकसान जो है, जो लार्ज स्केल यूज़ ऑफ रिसोर्स की वजह से होता है, वो हो जाता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन क्या हो गया, लैंड डिग्रेडेशन जब लैंड की क्वालिटी खराब हो जाती है। वो कैसे, जब ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, स्पेशली केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह, टेनरीज है बहुत सारी, लेदर इंडस्ट्रीज है, ग्लास इंडस्ट्रीज, ये अपना मलबा जो निकलता है ये डालते हैं आसपास के लैंड्स में। सीमेंट इंडस्ट्रीज, सेरेमिक इंडस्ट्रीज, उनसे सीमेंट का सीमेंट की डस्ट जो निकलती है वो हवा में फैलती है, हवा ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर डस्ट सेटल्स डाउन, वो डस्ट वगैरह नीचे बैठ जाता है आसपास के खेतों में, तो खेत भी उसकी वजह से जब पानी देते हैं किसान लोग, तो सीमेंट सेट हो जाता है खेतों में, और खेत की एग्रीकल्चर लैंड की फर्टिलिटी भी इफेक्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली जो होती हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल यूज ऑफ रिसोर्सेज, वी कैन कॉल देम एज डिसएडवांटेजेस। इनको हम डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। ये जो सारी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये डिसएडवांटेजेस भी हम इसको बोल सकते हैं। कौन सी डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये जो है कौन से रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज मोस्टली मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को ही कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में और उनको इस्तेमाल करते हैं। तो 50-60 साल जब पहले रियलाइज किया बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने, अमेरिकन कंट्रीज ने, कि ये तो हमारे नुकसानात होते, तो उन्होंने ध्यान दे दिया किसकी तरफ, इनके सब की तरफ, कि ये डिप्रेशन ऑफ रिसोर्स जो है इसको रोकना है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है इसको भी कम करना है, वेस्ट प्रोडक्शन जो है इसको भी रोकना है, लैंड डिग्रेडेशन है इसको भी रोकना। तो उसके लिए क्या किया है, क्योंकि रिसोर्स तो हमको जरूरत है, रिसोर्स हमें हर किसी काम में जरूरत है, रिसोर्स के बगैर तो हम रह नहीं सकते, इंडस्ट्री रिसोर्स के बगैर चल नहीं सकते, हम ह्यूमन बींग्स भी रिसोर्स के बगैर चल नहीं सकते। तो क्या किया है इन्होंने, यूरोपियन कंट्रीज ने, स्पेशली दोज कंट्रीज दोज हु आर डेवलप्ड, जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज है जिन्होंने तरक्की की है,
जो मुल्क में बहुत आगे हैं, कुछ सुपर पावर्स भी है, तो उन्होंने ये सोचा कि हम एनवायरनमेंट की तरफ या रिसोर्स की तरफ ध्यान देंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। तो क्या कर दिया उन्होंने एक नया सिस्टम या एक नई टर्म इजाद की, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये एक टर्म है जिसको अडॉप्ट किया है हर किसी कंट्री ने ऑलमोस्ट। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, लेकिन उस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारा माहौल खराब ना हो जाए और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जो नस्लें हैं, उनके लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना है। Resources should be used for prosperity, but not at the cost of the future generation and not at the cost of the environment, damaging the environment। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको कैसे हम लिखेंगे, क्या करेंगे इसको? अगर हमको बोलेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हम क्या करेंगे? सिंपल में हम ये कहेंगे resources should be used for prosperity or development, but without damaging the environment, and not affecting the needs of future generation। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इस्तेमाल करना है, रिसोर्स के बगैर तो चारा नहीं है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है। ठीक है जी। और फ्यूचर जनरेशन जो है, इनकी नीड्स जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। यानी हम ही सारे रिसोर्सेज खत्म नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ भी बचा के रखना है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, ताकि वो सफ़र ना करें। तो ये एक प्रोग्राम पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया है, जिसका नाम दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, डेवलपमेंट हो जाएगी हर किसी मुल्क में, इंसान के लिए भी। तो मगर ये सोच के रखना है कि हमारा एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए, हमारे कमिंग जनरेशन की नीड्स जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अभी मैंने लिखा, इसका आइडिया किसको आया, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? एक लेडी थी by the name of Barbara Jackson। ये लेडी जो है ये थी, इसका नाम दूसरा भी है, बारबरा मैरी वर्ड, वो यही है, मैरी वर्ड, WARD, मैरी वर्ड या बारबरा जैक्सन को बोलती हैं। तो ये कहाँ की थी? शी वॉज ए ब्रिटिशर, ब्रिटिशर हो गया इंग्लैंड का रहने वाला, एक ब्रिटिशर थी, लेकिन थी क्या है? शी वॉज इकोनॉमिस्ट,
इकोनॉमिस्ट हो गया जो इक्तिसादियात पे काम करती है। डेवलपिंग कंट्री जो गरीब मुल्क है उनकी ये गुर्बत वगैरह पे, उनकी इक्तिसादियात पे, इकोनॉमी पे वो काम करती थी। बिसाइड शी वाज अ राइटर, ये लिखती थी, नॉवेल्स वगैरह इसने लिखी हैं बहुत सारी। तो ये कहाँ की थी? ब्रिटिश की, इंग्लैंड की, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट और एक राइटर। लेकिन 1960 में इसने क्या किया, इसने थोड़ा सा काम किया टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की तरफ इसने ध्यान दिया, उसने काम करना शुरू कर दिया और इसने एक आवाज उठाई। आवाज क्या उठाई? इसने यूरोपियन कंट्रीज को, वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न नेशन जो है कंट्रीज, उनको कहा कि ये आपकी प्रॉस्पेरिटी जो है, आपकी तरक्की है, इसको थोड़ा डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ भी आप शिफ्ट कर लो, शेयर करो उनके साथ। आप ही खुद अमीर मत बनाओ इतने ज्यादा, थोड़ा सा ध्यान डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ भी दे दो। वेस्टर्न नेशंस को उसने अर्ज किया कि आप थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी अपनी जो है इसको शेयर करो टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या किया, 1972 में इसने एक अपना इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम इसने रखा IIE। ये IIE क्या है? ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट। इसने ये खोला, एक बनाया इंस्टीट्यूट, कब? 1972 में। क्योंकि इसने यूरोपियन कंट्रीज को मोटिवेट किया कि आप अपना ये जो प्रॉस्पेरिटी है इसको शेयर करो टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। उसने एनवायरनमेंट में भी काम किया। उसी ने ये कहा कि ये अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहे हैं, एनवायरनमेंट हमारा ख़राब होता है। तब एक इमरजेंसी मीटिंग, स्पेशल मीटिंग की किन्होंने? यूनाइटेड नेशंस ने, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने एक स्पेशल मीटिंग की 1974 में। एक स्पेशल मीटिंग यूनाइटेड नेशंस ने की, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो की है इसने यूनाइटेड नेशंस ने। यूएन के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स है जिन्होंने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। किस मीटिंग में? अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट। वो डिपार्टमेंट्स 2 कौन से थे जो इस 2 बॉडीज जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करती हैं? एक तो है यूनाइटेड नेशंस AP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। एक तो ये थी UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये ऑब्जेक्टिव आपके काम आ जाएंगे बहुत, को अपने पास रख लेना। एक तो ये थी, ये बॉडी ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करती है। दूसरा एक और था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। ये दूसरी बॉडी जो यूनाइटेड नेशंस की है जिन्होंने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीटिंग में हिस्सा लिया। इसको भी आप लिखो, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो ये मीटिंग कब की उन्होंने? ये मीटिंग
ऑर्गेनाइज करवाई यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस की ये दो बॉडीज जो है, इन दो बॉडीज ने इसमें हिस्सा लिया। यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम को लुक आफ्टर करती है, और दूसरा ये जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को लुक आफ्टर करती है, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया उस मीटिंग में। दैट वाज हेल्ड इन 1974, स्पेशली ऑन अक्टूबर 8 अक्टूबर 1974 को ये मीटिंग हो गई ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि रियलाइज किया पूरी दुनिया ने, यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट किया, हाँ दुनिया में खराबी हो रही है ये ज़्यादा यूज रिसोर्सेज करने की वजह से। ठीक है जी। तो ये मीटिंग जो हो गई 1974 8 अक्टूबर को, इन दो बॉडीज ने उस पर उन बॉडीज में पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये मीटिंग जो थी, दिस वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय, ये मैं यहां पे लिखूंगा आपको, द मीटिंग was presided over by बारबरा, यही बारबरा जैक्सन। ठीक है, बारबरा मैरी वर्ड जैक्सन, जिसने एनवायरमेंट पे काम किया। यूरोपियन कंट्रीज को कहा कि अपनी प्रॉस्पेरिटी को शिफ्ट करो, शेयर करो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। सो शी प्रिजाइडेड ओवर दिस मीटिंग, और वहीं पे इसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको जहन में आई होगी, आपको समझ आया होगा ये सारी चीज़ें, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप इसमें हैं, क्योंकि आपके बुक में नहीं दिए हैं तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप ये नोट कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, फ्यूचर में काम आ जाएगी। लेकिन फिर इसके बाद बहुत सारे मुल्कों ने इसके ऊपर काम किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो गई 1992 में। वो आपकी बुक में लिखा हुआ है। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो हो गई है, एक अर्थ समिट जो हो गई है, और एक दुनिया के ऊपर काम किया। यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत बड़ी अर्थ समिट बुलवाई, वो बुलवाई थी 1992 में। 1992 में ये फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस थी। किस पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब ये हो गई? 1992 में। किधर हो गई ये? ये होगी ब्राजील में। तो ब्राजील में एक सिटी उनकी बहुत बड़ी है, दैट्स कॉल्ड एज रियो डी जनेरियो। यहाँ पे ये होगी ये मीटिंग, जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 100 heads of the countries participated. उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। दुनिया के सब मुल्कों के हेड्स, उसमें प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, जो लीडर्स वगैरह कंट्री के होते हैं, हेड ऑफ द कंट्री, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट अर्थ समिट या कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन ब्राजील एट रियो डी जेनेरियो इन 1992 अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सब ने इस पे इत्तेफाक किया इस कॉन्फ्रेंस में कि हमें काम करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए यूज़, इसको कम करना चाहिए रिसोर्सेज को यूज़, एनवायरनमेंट पर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने वहाँ पे एक एजेंडा एक्सेप्ट किया, एजेंडा अडॉप्ट किया, दैट वाज नोन एज एजेंडा 21। वो एजेंडा क्या था? एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या था? इसके अंदर हर एक कंट्री ने एक्सेप्ट किया कि हम काम करेंगे किस पे? सबसे पहले एनवायरनमेंट पे। ठीक है, हम दुनिया में कम करेंगे पॉवर्टी, गरीबी,
और दुनिया में कम करेंगे डिजीज, स्पेशली वो डिजीजेस या पॉवर्टी जो डेवलपिंग कंट्रीज में है उनको उठाएंगे, गरीबों को उठाएंगे, गरीब मुल्कों को उठाएंगे और काम करेंगे एनवायरनमेंट पे। ठीक है, डिजीज इरेडिकेट करेंगे, जो गरीब मुल्कों में बीमारियां वगैरह फैलती हैं ज़्यादा उनके ऊपर काम करेंगे। इसलिए लाइक पोलियो है, ट्यूबरकुलोसिस पहले था, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, अब उनके मुतालिक तो वो आजकल ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में इरेडिकेट हो रहे हैं, क्योंकि अब ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज जो है और पूरे मुल्क आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी जगह पे इन पे काम करते हैं। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस और who introduced this sustainable development. So इतना आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। स्टे ब्लेस्ड, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।